गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक नए बिंदु, बुकानन का विवरण। हमने पिछली कक्षा में बुकानन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार एक चिकित्सक के रूप में उसने अपनी दिनचर्या को शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है एक वनस्पति उद्यान की उसने स्थापना की। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी योग्यता को जान करके उसे सर्वेयर के रूप में भी नौकरी दी। अब हम पता लगाते हैं यहाँ कि अब तक जो हमें पहाड़िया लोगों के बारे में, संथाल लोगों के बारे में जो जानकारी मिली, उसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो यहाँ बुकानन ने जो अपने विवरण दिए उससे हमें पता चलता है। यदि हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का अगर आधार माने तो फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सरकारी रिपोर्ट होती है उनको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि बुकानन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसकी जो यात्राएं होती थी वो भूदृश्यों के प्यार या अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह क्या करता था, नक्शा नवीसों या सर्वेक्षकों और पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के साथ बड़े दल में कहाँ पर आता था, यात्रा करता था। उसकी जो यात्रा होती थी उसका सारा खर्च कौन उठाती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता होती थी जो बुकानन उन्हें प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करके देता था। और बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या तो देखना है, क्या उसे खोजना है और क्या लिखना है। तो वो जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में जाता था तो लोग उसे सरकार के एजेंट के रूप में क्या करते थे, देखते थे। ये खास बात थी बुकानन की। और जब कंपनी ने अपनी शक्ति को भारत के अंदर क्या बना लिया था, ताकतवर बना लिया और अपने व्यवसाय का उसने विकास कर लिया, तो वो ये चाहती थी कि जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी खोज की जाए। भारत में जो है कितने प्रकार के जो है प्राकृतिक जो है संसाधन पाए जा सकते हैं, उसकी क्या की जाए, खोज की जाए। और उसकी खोज करने का जिम्मा उसने किसके लगाया? बुकानन के लगाया। और बुकानन जो है उसके अंदर एक खास बात थी, वो कई खूबियों का मालिक था। कौन कौन सी खूबियां थी उसमें? एक तो वो भूविज्ञानी था, वो भूमि को बहुत अच्छे से क्या कर लेता था, परख लेता था। भूगोलवेत्ता भी था वो। इसके अलावा क्या था? वनस्पति विज्ञानी भी था। वनस्पति के बारे में भी क्या करता था वो, जानता था। इसके अलावा उसके अंदर प्रेक्षण जो शक्ति थी, वो किसी भी चीज को देख करके आसानी से जो है उसके महत्वपूर्ण जो तत्व है उसकी क्या कर लेता था, जानकारी हासिल कर लेता था। उसकी एक खास बात और थी, वो ये भी बता देता था साथ में कि इस भूमि के अंदर अगर हम इस फसल को बोएंगे तो वो ज्यादा होगी, इस भूमि के अंदर अगर हम इस अंश को अगर मिला देंगे तो इसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो केवल सर्वेक्षण ही नहीं करता था, सर्वेक्षण करने के साथ साथ वो ये भी बता देता था कि इस वस्तु में इस प्रकार का फेरबदल अगर हम कर दें तो उसे बहुत अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, कौन से पेड़ काट देने चाहिए और कौन से पेड़ लगा देने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ बताता था, जिनके बारे में स्थानीय लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है देहात में विद्रोह, और उसको हम जानेंगे बंबई दक्कन के जरिए। अभी तक तो हमने बात की थी बंगाल और राजमहल की पहाड़ियों की। अब हमारा एक नया पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे बंबई की, जो पश्चिमी जो भारत है उसका जो क्षेत्र है। अब हम किसकी बात करेंगे? पश्चिमी भारत के क्षेत्र की। और उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आता था बंबई दक्कन, उसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारी जो निगाह होती है, जिस प्रकार हमने राजमहल में पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, किसके आने से? उपनिवेशवाद के आने से। तो जो पश्चिम भारत है उसके अंदर भी जरूर परिवर्तन आया होगा। तो उसका पता हम किससे लगाएंगे? बंबई दक्कन का जो देहात था उसके अंदर जो बदलाव आ रहे थे उससे पता लगाएंगे। और ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका होता है, देहात के क्षेत्रों के अंदर किसान जो विद्रोह कर रहे हैं उससे हमें सारी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि किसान अगर उस क्षेत्र के विद्रोह कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है,
या फिर उनके अधिकारों को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, या उनके जीवन यापन को संकुचित किया जा रहा है, या उनकी जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधि है उनको नियंत्रित किया जा रहा है। तो ऐसे नाजुक दौर में फिर विद्रोही क्या करेंगे, अपना जो गुस्सा है वो किसान किसके ऊपर निकालेंगे, अपने अन्याय और दुख दर्द का जो कारण है उनके ऊपर निकालेंगे, उन्हीं के खिलाफ वो अपनी आवाज क्या करेंगे, बुलंद करेंगे। तो उनकी जो नाराजगी है, यदि हम उन कारणों को जान लें, उनकी नाराजगी के कारण अगर हम जान लें, तो फिर हमें उस क्षेत्र की जो जीवन और उनका जो अनुभव है उसके बारे में हम जान पाएंगे। और विद्रोह के बारे में हमें जो अभिलेख उपलब्ध होते हैं उनका इतिहासकारों को क्या करना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है। क्योंकि जो विद्रोही होते हैं वो करतूतों से उत्तेजित होकर के या पुण्य व्यवस्था स्थापित करने की जो उनकी उत्कंठित इच्छा होती है, जो पहली की जो व्यवस्था थी जिसमें वो आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसको वो वापस लाने का अगर प्रयत्न करते हैं तो उसे जानने बूझने की हम कोशिश करेंगे और उसकी जो कारण है उसको हम क्या करेंगे, जांचेंगे, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की क्या हो, स्थापना हो। तो ऐसी जांच पड़ताल से जो साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार फिर क्या करते हैं, शोध करते हैं। तो ऐसा ही एक आंदोलन यहां पर कब हुआ था, 1875 में। कब हुआ, 1875 में। इसको क्या बोला जाता है, दक्कन विद्रोह। और इसी के इर्द गिर्द अब हमारा ये पॉइंट क्या करेगा, चलेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। तो हमारा यहां पर बिंदु है, लेखा भैया जला दी गई। ये लेखा और भैया किसकी थी, साहूकारों की थी। किसकी थी, साहूकारों की थी, जो किसानों को ऋण देते थे और उनका अंगूठा जो है अपनी बही में क्या कर लेते थे, लगा लेते थे। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। एक गांव था सुपा, और ये क्या थी, मंडी होती थी। यहां पर किसान अपनी जो उपज होती थी उसको बेचने के लिए आते थे। और 12 मई 1875 को 12 मई 1875 को आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग थे वो यहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने साहूकारों के जो बही खाते थे और उनके जो ऋण पत्र थे उनकी मांग करते हुए उन पे हमला बोल दिया और उनके सारे बही खाते जला दिए और उनकी जो अनाज की दुकानें थी वो लूट ली। और कुछ मामले में तो साहूकारों के उन्होंने घरों के भी आग लगा दी। और पुणे से ये विद्रोह धीरे धीरे कहां पहुंच गया, अहमदनगर। और फिर अगले 2 महीनों में ये आग जो है वो 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया और 30 से अधिक गांव जो इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। और सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान था। एक समान कैसे था, हर जगह क्या किया जा रहा था, हमला कहां हो रहा था, साहूकारों पर, कहीं भी अगर हम जाएं तो। दूसरी बात क्या थी, जलाए क्या जा रहे थे, बही खाते जलाए जा रहे थे, हर जगह सेम बात थी। तीसरी बात क्या थी, जो ऋणबंध थे उनको नष्ट किया जा रहा था। किसको नष्ट किया जा रहा था, ऋणबंधों को नष्ट किया जा रहा था। चौथी बात क्या थी, साहूकार गांव छोड़ करके भाग रहे थे। साहूकार कहां भाग रहे थे, गांव छोड़ करके भाग रहे थे। तो अगर हम इन सारे मामलों को देखें तो जब ये विद्रोह फैला तो अंग्रेजों के सामने 1857 के जो विद्रोह है उसकी झलक आ गई सामने कि किस प्रकार हमने बड़ी मुश्किल से 1857 के विद्रोह को काबू पाया था। अगर ये विद्रोह ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ये 1857 की क्रांति का रूप ना ले जाए। और विद्रोही किसानों को जो है दबाने के लिए जो है पुलिस थानों के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, सेनाएं जो है बुलाई गई और बहुत से लोगों को क्या किया गया, दंडित किया गया और बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह को काबू में लाया गया। अब बात यह आती कि उन ऋण पत्रों को वो लोग क्यों जलाना चाहते थे, क्या कारण था, विद्रोह ये हुआ क्यों। दक्कन के देहात के बारे में और वहां जो औपनिवेशिक शासन से कृषि या भूमि संबंधी जो परिवर्तन हुए उनके बारे में हमें क्या पता चलता है। तो आइए हम 19वीं शताब्दी में हुए दक्कन के अंदर जो परिवर्तन आए उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमारा एक नया बिंदु यहां शुरू होता है, वो है एक नई राजस्व प्रणाली। अभी हमने बंगाल की एक शासन प्रणाली के बारे में, भूमि की जो व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। अब यहां क्या हुआ, एक जाना माना अर्थशास्त्री था रिकार्डो, उसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने से जमींदार जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, किरायाजीवी में। किसमें कन्वर्ट हो गए, किरायाजीवी में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जमींदारों ने अपनी जमीन किसको दे दी, रैयतों को दे दी। उन्होंने अपनी जमीन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया
और बदले में अपनी ज़मीन से वो क्या लेते थे, भाड़ा लेते थे और उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। और इससे क्या हुआ, कृषि की व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो रिकार्डो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया कि अगर आपने स्थायी बंदोबस्त की जगह कोई और बंदोबस्त किया होता तो उस क्षेत्र के अंदर कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता। एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या क्या थी, स्थायी बंदोबस्त के अंदर राजस्व की जो राशि होती थी वो निर्धारित होती थी, हमने पढ़ा था। और अगर कृषि की उपज की जो मांग है वो बढ़ जाए, कृषि की जो उपज है उसके रेट अगर बढ़ जाएंगे तो राजस्व की मांग के अंदर ब्रिटेन के जो कर्मचारी है वो मांग नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, राजस्व के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसलिए भी ब्रिटेन के जो अधिकारी थे अब वो नहीं चाहते थे कि स्थायी जो बंदोबस्त है वो किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे स्थान पर भी क्या किया जाए, लागू किया जाए। इसलिए उन्होंने एक नई व्यवस्था जो बंबई के अंदर लागू की गई उसका नाम था रैयतवाड़ी। इस्तेमारी जो व्यवस्था थी उसकी जगह कौन सी व्यवस्था यहां पर आ गई थी, रैयतवाड़ी। तो जमींदारों की जो इनकम थी उसके अंदर स्थायी बंदोबस्त में किसी भी प्रकार का जो है कोई भी फायदा जमींदारों को जो होने वाला था वो तो नहीं हुआ, वो तो किसको हो रहा था, जोतदारों को हो रहा था। तो अंग्रेज जो है अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भू राजस्व को अधिक बढ़ाना चाहा कि किन तरीके से भू राजस्व को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए जो है उन्होंने नई नीतियों को निर्धारित करने के लिए जो है बहुत से लोगों से क्या किए थे, विचार विमर्श किए। और उसी विचार विमर्श के अंदर मैंने अभी आपको नाम बताया था कि डेविड जो रिकार्डो है उस व्यक्ति ने इनको बताया कि जो शर्तें होती है उनको आप अलग तरीके से इन लोगों के ऊपर लागू करें और बहुत लंबे समय तक स्थायी बंदोबस्त लागू ना करें। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 30 वर्षों तक की राजस्व की जो नीति है, पिछले 30 सालों का क्या निकाल लें आप, औसत निकाल लें। पिछले 30 वर्षों के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कितनी उपज हुई है उसका औसत निकालने के बाद राजस्व की जो नीति है उसका निर्धारण कर दें। उसके बाद आने वाले 30 वर्षों के अंदर उसको क्या कर दें, फिर बदल दें। इस प्रकार उन्होंने क्या किया था कि जो किरायाजीवी जो लोग हैं उनको क्या किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था। तो इसलिए जो राजस्व की प्रणाली बंबई दक्कन के अंदर लागू की गई थी उसको क्या बोला गया था, अभी मैंने आपको बताया था, रैयतवाड़ी। और बंगाल में जो लागू की गई जो प्रणाली थी स्थायी, उससे बिल्कुल ये विपरीत थी। विपरीत क्यों थी, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए कि 30 साल तक के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब क्या होगी, चिरस्थायी नहीं थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त में ये क्या थी, ये चिरस्थायी थी। एक दूसरा फायदा क्या हुआ था, जो राजस्व है वो अब जमींदार से नहीं लिया जाता था, रैयत व्यवस्था में किससे लिया गया, रैयत से ही लिया गया, यानी कि किसान से ही लिया गया। यानी कि जमींदार को कंपनी और किसान के बीच से हटा दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है यहां पर राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। तो बंबई के अंदर दक्कन के अंदर जो दक्कन जो क्षेत्र था उसके अंदर जो राजस्व का बंदोबस्त था रैयतवाड़ी, वो 1820 के दशक में किया गया। और जो बात स्थायी बंदोबस्त में थी सेम वो भी यहां हुई कि राजस्व जो था वो इतना ज्यादा हो गया कि जो किसान है वो अपना गांव छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए। और जिन इलाकों के अंदर जमीन घटिया किस्म की थी और जहां वर्षा कम होती थी वहां पर समस्या और भी विकट थी। और जब वर्षा नहीं होती थी और फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा कर पाना क्या हो जाता था, असंभव। कि जो राजस्व की जो मांग है और किसान का कर्ज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है कि राजस्व की मांग ने किसानों को क्या बना दिया, कर्जदार बना दिया। वो क्यों बना दिया, वो हम रीजन यहां देख रहे हैं। पहला रीजन तो क्या था, राजस्व की मांग ज्यादा थी। दूसरा रीजन क्या था, जमीन घटिया थी। तीसरा रीजन क्या था, फसल खराब हो जाना, इसलिए राजस्व को समय पर जमा कराना क्या हो जाता था, मुश्किल। और चौथी बात क्या थी, कर्मचारी जो है वो कठोरतापूर्वक व्यवहार करते थे। कठोरतापूर्वक व्यवहार करते थे, किसके साथ करते थे, किसानों के साथ करते थे। उनकी फसलें क्या कर ली जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। गांव के ऊपर क्या लगा दिया जाता था, जुर्माना लगा दिया जाता था। और सबसे ऊपर जो बात थी, 1832 के अंदर कृषि की कीमतों में क्या आ गई, गिरावट आ गई।
और कृषि की कीमत में अगर गिरावट आ जाएगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? किसान को होगा। इसके अलावा 1832 और 34 के अंदर एक महत्वपूर्ण अकाल पड़ गया। इससे क्या हो गया? दक्कन क्षेत्र के 50% से ज्यादा जो पशुधन था वो मौत के मुंह में चला गया, और जो बचे थे उनके पास अब उस संकट का सामना करने के लिए किसानों के पास अन्न नहीं था। अब जो राजस्व की जो बकाया राशि थी वो आसमान को छूने लगी। अब इसके अलावा अब किसान को 3 महत्वपूर्ण समस्या थी। एक, राजस्व को देना, कैसे चुकाए? दूसरा, हल या बैल खरीदना, क्योंकि पशु मर गए थे उसके। तीसरा था अपने बच्चों की शादी करना, शादी के लायक जो बच्चे हो गए थे अब उनकी शादी भी करनी थी। अब ये तीनों काम कैसे हो? उसके पास पैसा तो था नहीं, तो फिर उसने किसका सहारा लिया? कर्ज का। अब आप सभी ये समझ गए होंगे कि राजस्व और किसान का कर्ज एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित था। और ऋणदाता से जब वो पैसा उधार ले लेता था, रैयत एक बार अगर वो ऋण ले लेता था तो वो सारी उम्र उसको क्या नहीं कर पाता था? चुका नहीं पाता था, क्योंकि जो ऋण है उसकी जो दर है वो बहुत क्या थी? ज्यादा थी। इस कारण क्या हो गया? धीरे धीरे किसान जो है वो कर्ज के बोझ तले दबता दबता और दबता ही चला गया। और 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण जो है दिखाई देने लगे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस किया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी जो बंदोबस्त थे वो कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व क्या था? ज्यादा था, व्यवस्था कठोर थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने वाली थी। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए अब किसानों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया? राजस्व की मांग को क्या कर दिया? हल्का कर दिया। जरूरी था, उन्होंने महसूस कर लिया अगर ये राजस्व की मांग यूं बढ़ती रही तो ये खेती बिल्कुल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में फिर क्या हुआ? धीरे धीरे फर्स्ट रीजन तो यह आया, दूसरा रीजन आया जो कृषि उपज थी उसकी कीमत बढ़ने लगी सने सने। इससे भी किसानों को क्या हुआ? कुछ ज्ञान आने का एहसास हुआ, और इस कारण जो है किसान ने अपनी कृषि क्षेत्र को बढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब वो नए नए इलाकों में जाने लगे। जो गोचर जिन भूमियों के ऊपर पशुओं को चराया जाता था उसके लिए भी जो उन्होंने खेती करनी आरंभ कर दी। उन्हें बीज खरीदने और ज़मीन खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो इन सभी चीज़ों के लिए उन्हें एक बार फिर से उधार लेने की क्या पड़ गई? ज़रूरत पड़ गई। एक बार उधार किसके लिए ज़रूरत पड़ी थी? राजस्व की वसूली के लिए, बैल और हल खरीदने के लिए और अपने बच्चों की शादी के लिए। अब फिर जब कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार आया, राजस्व की मांग जब ढीली होगी तो उन्होंने दोबारा खेती करनी शुरू कर दी। अब उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? हल चाहिए, बीज चाहिए, जमीन खरीदने के लिए जो जमीन पट्टे पे ली जाती थी उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसकी जरूरत को इन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया, तो अब उनको दोबारा जो है कर्ज की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर कपास में क्या आ जाना? तेजी आ जाना। वो तेजी क्यों आई थी? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इस टाइम में कपड़ा उद्योग बड़ा विकसित हुआ। कौन सा उद्योग विकसित हो गया? कपड़ा उद्योग। उस उद्योग को क्या चाहिए था? कच्चा माल। क्या चाहिए था? कच्चा माल। और इस कच्चे माल को पूर्ण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ऊपर निर्भर थी? अमेरिका। अब उसको ये चिंता होने लगी कि अगर अमेरिका ने कपास देनी क्या कर दी? बंद कर दी। कपास देनी क्या कर दी? बंद कर दी, तो उसका उद्योग ठप हो जाएगा। इसलिए उन्हें एक नए विकल्प की तलाश थी। किसकी तलाश थी? एक नए जो है विकल्प की तलाश थी। और वो नया विकल्प उनके लिए कौन उभर कर आया? भारत। कि अगर वो स्रोत बंद हो गया तो इसके लिए नए विकल्प की तलाश उनके लिए कौन दिखाई दे रहा था? भारत उनको दिखाई दे रहा था। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया गया? 1857 के अंदर कपास आपूर्ति संघ बनाया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार आ जाता है। कौन सा संघ बनाया गया? कपास आपूर्ति संघ बनाया गया। उसके अलावा 1859 के अंदर मानचेस्टर कॉटन कंपनी बनाएगी। कौन सी कंपनी बनाएगी? मानचेस्टर कॉटन कंपनी बनाएगी। इसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर कपास के उत्पादन को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि अमेरिका की जो कपास की निर्भरता है उसको क्या किया जा सके? समाप्त किया जा सके।
और अंग्रेजों ने अब भारत को ऐसा देश समझ लिया जो अमेरिका की जो कपास आपूर्ति के अंदर अगर बंद हो जाएगी तो उस सूरत के अंदर लंकाशायर को कपास भारत से भेजी जाएगी। और क्यों भेजी जाएगी? क्योंकि भारत की जो भूमि थी और जलवायु थी वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी। तीसरा, यहाँ पर श्रम भी क्या था? सस्ता था। और चौथा जो रीजन हुआ कि 1861 के अंदर अचानक अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध कब छिड़ा, तो कब छिड़ा? 1861 के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। और क्या मच गया? तहलका मच गया। क्यों? क्योंकि कपास आनी क्या हो गई? इंग्लैंड में बंद हो गई। और अमेरिका से आने वाली जो कच्ची कपास थी उसकी आयात में क्या आ गई? गिरावट आ गई। और उसके लिए क्या हुआ कि अब इंग्लैंड का जो उद्योगपति था वो किसकी तरफ देखना शुरू हो गया? भारत की तरफ। और भारत और अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ ये संदेश भेज दिया गया कि ब्रिटेन को जो कपास की अधिक मात्रा में निर्यात करे। तो फिर क्या हुआ? बंबई का जो क्षेत्र था वहां पर कपास के सौदागरों ने कपास आपूर्ति का आंकलन करने और कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का क्या किया? दौरा किया। और बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? शहर के जो साहूकार थे उनको अधिक से अधिक क्या दी? एडवांस राशि दी, जिसको क्या बोला जाता है? अग्रिम भेंट, अग्रिम राशि। उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसका उत्पादन करवाएं? कपास का उत्पादन करवाएं। और उन साहूकारों ने आगे जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उपज को उपलब्ध करवाने का ग्रामीणों से क्या लिया? वचन लिया। उनको एडवांस में क्या दिया? पैसा दिया। जिन किसानों को पशु खरीदने के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, बीमार लोगों की दवा दारू करने के लिए, जमीन को पट्टे पर लेने के लिए ऋण की जरूरत थी, तो कपास की आपूर्ति करने के लिए साहूकारों ने उन किसानों को अब ऋण देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और किसानों ने ऋण लेकर के उस भूमि के ऊपर खेती करनी क्या है? शुरू कर दी। और जब बाजार के अंदर तेजी आई तो उस समय जब किसानों को ऋण नहीं मिल रहा था, अब साहूकारों ने उन्हें बहुत आसान किस्तों के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया? ऋण देना शुरू कर दिया। और इन बातों का दक्कन का जो देहाती जो इलाका था उसके ऊपर काफी असर हुआ। और दक्कन के जो किसान थे उनके अंदर अचानक जो है असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। जिस भी व्यक्ति को देखो उसको ऋण बहुत आसानी से उपलब्ध होने लगा। और उन्होंने जो है कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि भी दी जाने लगी। और साहूकार भी दीर्घ अवधि तक ऋण देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तो बंबई के अंदर कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1864 के दौरान इंग्लैंड के अंदर जितना कपास आयात होता था उसका 90% कहाँ से आता था? अकेले भारत से आता था। लेकिन ये तेजी जो है सभी कपास उत्पादकों के लिए नहीं थी, ये सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए थी जिन किसानों के पास पहले से ही क्या था? पैसा था। यानी कि जो धनी किसान थे उनको ज्यादा लाभ हुआ और बाकी के जो किसान थे वो ज्यादा ही कर्ज के अंदर जो है दबते चले गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऋण का स्रोत सूख गया। और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।